जगमगाता सूरज अपने साथ एक नई सुबह लेकर आया था। सब अपने अपने काम में लग गए थे। कर्ण, काजल, संभव और अदिति सब अपनी क्लास में बैठे थे और प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे। आरूही, धीर, रवीश जी और निशांत जी भी ऑफिस जा चुके थे। धीर इस वक्त निशांत जी के केबिन में ही था। धीर एक फाइल देखते हुए, बड़े पापा, ये खुराना ट्रेडर्स के साथ कोलैब के लिए आप किसे भेज रहे हैं? जूनियर प्रोजेक्ट हेड स्वाति तो लीव पर है ना? निशांत जी, हाँ बेटा, हम भी सोच रहे थे कि उनके ऑफिस में अब किसे भेजा जाए। अगर आरूही को भेजा तो बाकी प्रोजेक्ट्स होल्ड पर रखने पड़ेंगे। स्वाति भी अभी एक हफ्ते में आएगी और उनके मैनेजर के साथ हेल्प के लिए आज या कल में ही किसी मेन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जाना होगा। धीर, तो बड़े पापा, हम आरूही को भेज देते हैं ना? वैसे भी उसे बाहर जाकर बाकी कंपनीज के साथ कोलैब में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। निशांत जी, हम आरूही को बुलाना तो जरा। धीर भी तो यही चाहता था। आखिर उसे पता था कि आयुष वही मैनेजर है और उसे तो कब से वो आरूही के लिए सही लगता था, जब से वो उससे मिला था। धीर ने उसे कॉल किया। आरूही अपने केबिन में फाइलों से घिरी हुई बैठी थी और आज तो उसे इतना काम था कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बस अपनी कुर्सी से पीठ टिकाए आंखें बंद कर थोड़ा आराम कर रही थी कि धीर का फ़ोन आया और उसने पिक करके अपने कान से लगा लिया। तो धीर की आवाज़ आई, जल्दी से बड़े पापा के केबिन में आ। और उसने फ़ोन रख दिया। आरूही खड़ी हुई और चल दी निशांत जी के केबिन की ओर। वो अंदर गई और उसने कहा, आपने बुलाया बड़े पापा? निशांत जी, हाँ बेटा, वो दरअसल हम खुराना ट्रेडर्स के साथ कोलैब में मित्तल इंडस्ट्रीज का एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनकी टीम और उनके मैनेजर के साथ काम करके ये प्रोजेक्ट संभालो। तुम तो जानती हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आरूही, ओके बड़े पापा, पर प्रोजेक्ट कितने दिन का है? निशांत जी, 1 महीने का प्रोजेक्ट है। तुम अभी निकल जाओ उनके ऑफिस के लिए। आरूही, हम ओके। आरूही केबिन के बाहर आती है और फिर अपने केबिन में से अपना जरूरी सामान लेकर निकल जाती है। उधर आयुष अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पी रहा था। जैसे ही वो वहां से बाहर आया, वो किसी से टकरा गया। गेस करो ये कौन है? और जिन्होंने गेस किया था, आरूही, आप सही हो। अब ये बात तो आरूही ने भी मानी हुई है कि वो आयुष के अलावा किसी और से टकरा ही नहीं सकती। और एक बार फिर वही हुआ। आरूही ऊपर और आयुष नीचे। इस बार आरूही आयुष की हल्की भूरी आंखों में खो गई थी। लेकिन फिर जब उसके कानों में आयुष की आवाज आई, मेरे ऊपर ही सोना है क्या, तो उसकी तंद्रा टूटी और वो झटके से खड़ी हो गई। आयुष भी खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करने लगा और फिर आरूही से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरूही, तुमसे मतलब? और हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष, मैं यहाँ काम करता हूँ। आरूही, कौन सा काम? झाड़ू पोछे का? आयुष चिढ़कर, तुम्हें मेरे कपड़ों से और पर्सनालिटी से ऐसा लगता है? आरूही, कपड़ों से तो नहीं। उसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए थे और वो बहुत डेसिंग लग रहा था। शायद यही कारण था कि ऑफिस की कुछ लड़कियां तो बस उसे देखने ही ऑफिस आती थीं, पर आयुष को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। पर हाँ, पर्सनालिटी तो वैसी है। आयुष के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, आयुष सर। वो लड़की आयुष के पास आती है। आयुष, हाँ बोलो माही। माही, सर वो मल्होत्रा बिल्डर से फोन आया था कि उनके प्रोजेक्ट हेड मिस आरूही मल्होत्रा आने वाली हैं कोलैब के लिए। आयुष ने एक नज़र आरूही को देखा तो आरूही ने माही की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम आरूही मल्होत्रा। माही हाथ मिलाकर, ओ हाय, आई एम माही। फिर आयुष की तरफ इशारा करके, और ये हैं हमारे मैनेजर मिस्टर आयुष सिंघानिया। आरूही एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर उसने बेमन तरीके से उसे हाय बोला और सोचने लगी, मुझे भी इस तूफान के साथ ही काम पे लगाना था आपको भगवान जी। ऊपर से मैंने इसे झाड़ू पोछे वाला भी बोल दिया। अब तो तू गई आरूही, पता नहीं कैसे झेलूंगी इसे। आयुष ने धीरे से उसके कान में कहा, झेलना तुम्हें नहीं, मुझे पड़ेगा। और फिर माही को आरूही को मीटिंग रूम में लाने के लिए कहकर चला गया। आरूही तो शॉक्ड थी कि आखिर आयुष ने उसके मन की बात कैसे सुन ली। पर फिर जब माही ने उसे बुलाया
तो उसका ध्यान टूटा और उसने माही से कहा, ये सबके साथ ही लड़ाई करता है। माही, क्या? आयुष सर और लड़ाई? ये अफवाह कौन फैला रहा है? सर तो सबसे ज्यादा कूल माइंडेड हैं, और कभी कभी गुस्से में हो तो अलग बात है, वरना सर इज वेरी नाइस। पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ वो चाह कर भी नाइस नहीं रह सकते। आरूही ने जब उसे सवाल भरी निगाहों से देखा तो उसने कैफेटेरिया से कुछ दूरी पर खड़ी कुछ लड़कियों से घिरे आयुष की तरफ इशारा किया, जो उसे ताड़ रही थीं और चिपक रही थीं। ये देख आरूही को हंसी आ गई और उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है इसमें। और फिर वो माही के साथ मीटिंग रूम में आ गई। आयुष वहां थोड़ी देर में आया और फिर वो, उसकी टीम और आरूही काम करने लगे। बीच बीच में उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती थीं, जैसे कि एक बार तो दोनों एक पेन के लिए लड़ पड़े, और कभी अगर वो दोनों की चॉइस मैच नहीं करती थी तो उस बात पर वो लड़ पड़ते थे। सब हैरान थे कि हमेशा शांत रहने वाला आयुष एक लड़की से बात ही नहीं कर रहा बल्कि लड़ रहा है। ये सब अगर कोई क्लोजली नोटिस कर रहा था तो वो था आयुष का खास दोस्त चेतन। चेतन उसी कंपनी में आयुष के साथ काम करता था और वो उसका जिगरी दोस्त था। वो समझ रहा था आयुष में आए बदलाव को। तो ऐसा एक पार्क में अपने हाथों से मुंह छिपाए बैठी थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यशा ने मुंह ऊपर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से देखा। शख्स, आप यहाँ क्या कर रही हैं यशा? यशा ने कुछ नहीं कहा, बस उस शख्स के गले लग गई। शख्स, क्या हुआ है यशा? यशा अब संभल चुकी थी और उससे अलग हुई। यशा, धीर जी, कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना कहकर उसने एक ऑफिशियल लेटर उसे थमा दिया। धीर उसे पढ़ने के बाद, आपको फायर किस बेसिस पर किया गया है? यशा, मेरे बॉस ने अपने बेटे की वजह से मुझे फायर कर दिया। धीर, मैं कुछ समझा नहीं। यशा, आज सुबह फ्लैशबैक। आज सुबह जैन डिजाइनर्स का ऑफिस। यशा कैफेटेरिया से बाहर आई तो किसी ने उसे जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़कर खींचा और उसे एक खाली कॉरिडोर की दीवार से टिकाकर किस करने की कोशिश करने लगा। यशा ने उसे धक्का दिया और फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का उसके बॉस का बेटा था। उस लड़के ने यशा के उसे थप्पड़ मारने के लिए उसे अपने बाप से कहकर नौकरी से निकलवा दिया। यशा ने उन्हें बहुत समझाया कि गलती उनके बेटे की थी, पर फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो नौकरी छोड़ना सही समझा। प्रेजेंट। यशा, मुझे नौकरी जाने का दुख नहीं है। एक गई है, दूसरी मिल जाएगी, पर उसकी वो गंदी छुअन मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। सोचा था यहाँ आकर सुकून मिलेगा, पर लगता है सुकून तो मेरे दिल का पता ही भूल गया है। धीर मन में तुम्हारा दुख पीकर तुम्हारी हंसी में हंस जाएंगे। वादा रहा ये तुमसे कि सुकून बनकर तुम्हारे दिल में बस जाएंगे। धीर, यशा से, कहाँ छुआ था उसने आपको? यशा हैरानी से, क्या? धीर, बताइए। यशा ने अपनी कलाई को आगे कर दिया, जिस पर उस दरिंदे के कसकर पकड़ने के कारण लाल निशान पड़ गए थे। धीर ने बड़े ही अपनेपन और प्यार से उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, अभी भी नहीं भूल पा रही हैं आप? धीर की उस अपनेपन से भरी छुअन ने यशा को उस गंदी छुअन को भूलने की हिम्मत दे दी। फिर यशा ने कहा, हम थैंक्स। धीर उठा और कहा, मैं अभी आया। फिर वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। कुछ पल में वो अपनी गाड़ी से एक दवाई की ट्यूब लेकर आया और आकर उसके पास बैठ गया। धीर उसकी कलाई पकड़कर दवाई लगाते हुए, मुझे लगता है मैं आपका पर्सनल डॉक्टर बन गया हूँ। यशा, जो कि उसे बड़े प्यार से देख रही थी, वो हंस दी। धीर ने दवाई लगाई और फिर वहीं उसके पास बैठ गया। कुछ देर की खामोशी तोड़ते हुए धीर ने कहा, यार, हम क्या किसी की शोक सभा में आए हैं? कुछ तो बोलो। यशा, क्या बोलूं? धीर, अच्छा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? यशा, मैंने बीकॉम एंड एमकॉम की है। धीर, हम, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी पीए ने जॉब छोड़ दी है, सो यू कैन डू डेट जॉब। यशा, थोड़ा सोचने के बाद, ओके, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। धीर, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। मन में तो एटम बम के साइज का लड्डू फूट रहा था जनाब के। यशा, पर धीर, कल सुबह अपने ताया जी के साथ आ जाइएगा। अब मैं चलता हूँ। धीर उठकर जाने लगा तो यशा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। धीर ने पीछे मुड़कर देखा तो यशा ने कहा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
धीर बस मुस्कुराकर चला गया और कुछ देर वहां बैठने के बाद यशा भी उठ खड़ी हुई और घर के लिए निकल गई। इधर कॉलेज में काजल, अदिति, करण और संभव सब एक साथ कैंटीन में बैठे थे। तभी वहां बिट्टू आया, कैंटीन का वेटर। बिट्टू, बोलिए भैया जी क्या लाएं? मलाई मार के। संभव, बिट्टू यार एक सैंडविच खिला दे, बड़ा मन कर रहा है। अदिति, मेरे लिए एक कॉफ़ी। करण और काजल एक साथ, मलाई वाली चाय। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी नज़रें टकरा गईं। तो वहीं अदिति और संभव उन दोनों को देखने लगे, लेकिन इन दोनों का ध्यान टूटा बिट्टू की आवाज़ से। वाह भैया जी, एकदम फिल्मों के माफिक, एला सेम टू सेम बोले दोनों। अभी लाते हैं मलाई मार के। संभव ने टॉपिक बदलते हुए कहा, यार तेरा बर्थडे भी आ रहा है ना करण? करण, हाँ। अदिति, कब है आपका बर्थडे? संभव, 6 जून को लैंड किया था ये एलियन इस गोले पर। 6 जून को मेरा भी बर्थडे है और मेरे दोस्त भी ऐसे ही बोलते हैं। इस बात पर अदिति और काजल दोनों ही हंसती हैं और करण तो जैसे काजल की हंसी में खो ही गया। संभव ने जब उसे झंझोला तब जाकर वो होश में आया। तब तक बिट्टू उनका ऑर्डर लेकर आता है और सब खा पी कर अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। इधर आरूही और आयुष एक साथ काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि लड़ते लड़ते काम कर रहे हैं। लंच टाइम होने पर सब कैफेटेरिया में आ गए। आरूही ने 2-4 दोस्त बना ली थी, तो वो उन्हीं के साथ बैठकर लंच कर रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। आयुष अपने दोस्त चेतन के साथ एस ऑलवेज। आयुष ने जब आरूही को देखा तो उसने सोचा, उनके साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है और मुझसे बात करते वक्त तो जैसे मैंने इसके घर को बॉम्ब से उड़ा दिया हो, ऐसे बात करती है। चेतन ने जब उसे खोया खोया सा देखा तो उसकी नज़र का पीछा करते हुए आरूही को देखा तो उसने कहा, यार माजरा क्या है? इतना अजीब बिहेव क्यों करता है उसके साथ? आयुष, किसके साथ? चेतन, अरे यार आरूही के साथ। आयुष, मैंने कब अजीब बिहेव किया? चेतन, आज तक तू उन लड़कियों के साथ जो तुझसे चिपकती हैं उनके साथ ऐसे नहीं लड़ा, तो इसके साथ क्यों? आयुष, यार इसके साथ अपने आप लड़ाई हो जाती है, तू ज़्यादा दिमाग मत चला, फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। भले ही आयुष नहीं समझ रहा था, पर चेतन उसमें आए बदलाव को अच्छे से समझ रहा था। कॉलेज में सब क्लास में बैठे थे। संभव करण से, यार तूने बस काजल को अभी तक इनवाइट नहीं किया। करण, जस्ट वेट एंड वॉच, ऐसे ही इनवाइट नहीं करूँगा ना। संभव, तूने सबको फ़ोन पर या कॉलेज में इनवाइट किया तो काजल को क्यों नहीं किया? करण ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, यार वो ना इंट्रोवर्ट टाइप है, अगर मैं उसे ऐसे इनवाइट करूँगा तो वो मना भी कर सकती है, और अभी हमारी दोस्ती भी तो नहीं हुई है ना। पर अगर मैं उसे घर जाकर इनवाइट करूँगा तो वो मना नहीं कर पाएगी, समझा? संभव, अच्छा, और तुझे उसके घर का एड्रेस पता है? करण, नहीं वो तो नहीं पता, पर नो वरीज, पापा से ले लूँगा। संभव, और क्या कह के लेगा? करण, हाँ मैं उन्हें कह दूंगा ना कि मुझे उसे इनवाइट करना है। संभव, और अगर अंकल ने कहा कि वो खुद इनवाइट कर देंगे, और अपनी आईब्रोज ऊपर करके क्वेश्चन मार्क वाला साइन बना दिया। करण को सोचने के बाद कहता है, ये भी सही बात है, तो फिर मैं धीर भाई से मांग लूँगा, उनके पास एड्रेस पक्का होगा। संभव, चल ठीक है, एस यू विश। वैसे जाएगा कब? करण, कल छुट्टी है ना कॉलेज में, कल चला जाऊंगा। संभव, ठीक है। फिर क्लास के बाद सब घर चले जाते हैं। काजल घर पहुंचकर चेंज करके नीचे आती है और सामने से यशा भी आ जाती है। नेहा जी, अरे यशा तू आज जल्दी कैसे आ गई? यशा उनके गले लगकर कहती है, वो इसलिए कि मैंने जॉब छोड़ दी। वो खड़ूस रोज रोज परेशान करता रहता है, अब मैं बड़े पापा की कंपनी में काम करूंगी। नेहा जी, लेकिन बेटा। यशा, बड़ी माँ मैं बहुत थक गई हूँ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? इतना कहकर यशा अपने रूम में चली गई और काजल भी आ गई पीछे पीछे। यशा अपने बेड पर बैठकर अपनी कलाई को निहार रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ, तो उसने इधर उधर देखा। वहाँ काजल खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। यशा, क्या हुआ काजल? काजल, यही तो मैं पूछ रही हूँ दी, क्या हुआ? आपने उस खड़ूस के लिए जिसे आप 1 साल से झेल रहे हो,
आज आपने उसकी वजह से अपनी ड्रीम जॉब, वो जॉब जिसके लिए आपने कितनी मुश्किल से चाचू चाची को कन्विंस किया था, वो जॉब छोड़ दी। आई कांट एक्सेप्ट इट दी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है काजल। यशा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। काजल, अच्छा दी, तो अब आप मुझसे झूठ बोलना भी सीख गए हो। बताओगे या नहीं अब? यशा, तू मानेगी? काजल ने अपना सिर ना के इशारे में हिला दिया। यशा ने उसे आज की सारी बात बता दी कि कैसे उसके बॉस के बेटे ने उसके साथ बदतमीजी की और कैसे उसने जॉब छोड़ दी और फिर पार्क में जो भी धीर के साथ हुआ सब। काजल परेशान भी थी अपनी दी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि कोई है जो उसकी दी को समझता है। काजल, दी बहुत अच्छा किया आपने जॉब छोड़कर। चलो अब आप रेस्ट करो। यशा ने हाँ में सिर हिला दिया और काजल भी अपने कमरे में आ गई। उधर करण कैसे अपने भाई से काजल का एड्रेस ले ये सोच रहा था, क्योंकि उसे भी पता था सामने से मांगेगा तो लाख सवाल पूछेंगे उसके भाई। फिर उसने कॉल लगा ही लिया। धीर बहुत काम में बिजी था और ऊपर से अभी उसे निशांत जी से बात भी करनी थी यशा के बारे में। तभी करण का कॉल आया तो उसने उठाकर अपने कान से लगाया। करण, हेलो भाई। धीर, क्यों फोन किया? करण, क्या मैं अपने प्यारे भाई को सिर्फ काम से फोन कर सकता हूँ? माखन लगा रहा है। धीर, सीधा सीधा बोल क्या काम है? मुझे माखन नहीं पसंद। करण, भाई वो मुझे। धीर, क्या है करण? सीधा सीधा बोलना। करण आंखें बंद करके, वो मुझे काजल का एड्रेस चाहिए। धीर काम में डूबे हुए, अच्छा ठीक है, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। और धीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण आंखें खोलकर फोन को देखता है और तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि धीर का था। करण का तो मन कर रहा था डांस करने लगे, पर उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और पढ़ने बैठ गया। रात के 8 बज रहे थे। आरूही और आयुष अपने काम में लगे हुए थे। तभी आयुष को काजल का कॉल आया तो उसने पिक किया। आयुष, हेलो। हाँ बोल काजू। काजल, भाई आप अभी तक आए नहीं। आयुष, वो काम थोड़ा ज्यादा था। तभी वहां आरूही आ गई। आरूही ने आयुष से कहा। आयुष, वो। काजल ने जब उसकी आवाज सुनी तो कहा, भाई आरूही दी वहां है। आयुष, हाँ वो एक प्रोजेक्ट पर हम मल्होत्रास के साथ कोलैब कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आई है। काजल, दी को फोन देना। आयुष ने आरूही को फोन पकड़ाते हुए कहा, काजू को तुमसे बात करनी है। आरूही ने फोन लिया और कान से लगाते हुए कहा, हाय। काजल, हाय दी, आप घर नहीं गए अब तक? आरूही, बस जा ही रही हूँ। काजल, कैसे जाओगे आप? आरूही, ऑटो से। वो गाड़ी भाई के पास है ना? काजल, तो भाई छोड़ देंगे ना आपको? आरूही, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। काजल, मैंने कह दिया ना। आरूही बेमन से, ओके। काजल, भाई को फोन देना। आरूही आयुष को फोन पकड़ाकर चली जाती है। आयुष, हाँ बोल। काजल, भाई आप आरूही दी को घर ड्रॉप कर दो। आयुष, व्हाट? पर क्यों? अपने आप चली जाएगी वो काजू। काजल, भाई अकेली लड़की को ऐसे अकेले घर भेजना सही बात नहीं है, बैड मैनर्स। आयुष मुंह बनाकर ओके, और आयुष फोन रख देता है। कुछ देर बाद आरूही और आयुष एक साथ आयुष की गाड़ी की ओर चल देते हैं। आयुष ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आरूही ने पीछे की सीट का डोर खोल लिया। आयुष, मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ? आगे बैठो। आरूही मुंह बनाकर आगे बैठ गई। लगभग 10 मिनट तक दोनों ही चुपचाप बैठे रहे तो आरूही को यूं चुप्पी खलने लगी। उसने रेडियो ऑन कर दिया और गाना चलने लगा। दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। ये गाना सुनते ही आयुष की आंखों में आंसू और गुस्सा उतर आया और अतीत के पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने गुस्से से कहा, स्टॉप द म्यूजिक। आरोही थोड़ा सहम गई, पर उसने कहा, पर ये मेरा फेवरेट। आयुष ने इस बार स्टेयरिंग पर एक जोर का मुक्का मारते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा, आई सेड स्टॉप द म्यूजिक, डैम इट। आरोही डर गई और उसने एफएम ऑफ कर दिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और सोचने लगी, मोहित अंकल कितने अच्छे हैं, नेहा आंटी भी कितनी अच्छी हैं और काजल कितनी प्यारी है। आयुष की तरफ देखते हुए, पता नहीं ये इतना खड़ूस कैसे है, पक्का कचरा पेटी से उठाया होगा।
थोड़ी देर में आरूही का घर आ गया। उसे ड्रॉप करके आयुष भी अपने घर चला गया। खाना खाकर वो सीधा अपने रूम में गया और बेड पर बैठ गया। अतीत के वो सारे पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। आयुष थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा। फिर उसने रियलाइज किया कि उसने आरूही के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया और उसे आरूही को सॉरी बोलना चाहिए। आरूही को सॉरी बोलने का डिसाइड कर वो सो गया। अगली सुबह 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 मोहित जी, यशा और आयुष तीनों ही ऑफिस के लिए निकल गए और मनीष जी अपने क्लिनिक के लिए निकल गए। छुट्टी का दिन हो और काजल जल्दी उठ जाए, इम्पॉसिबल। करीब 9 बजे काजल उठी, नहा धोकर नीचे आई और छुट्टी के दिन तो काजल अपना नाश्ता खुद ही बनाती थी। उसने नाश्ता बनाया और करके अपने रूम में चली गई। करीब 1 बजे नेहा जी ने उसे आवाज़ देकर नीचे बुलाया तो वो नीचे आई। काजल नेहा जी को तैयार हुआ देखकर, आप कहीं जा रहे हो माँ? कशिश जी अपने कमरे से बाहर आते हुए, हाँ बेटा, वो नेहरू मॉल में सेल लगी है, वहीं जा रहे हैं, तू भी चलना। काजल, चाची आप लोग जाओ, मुझे वो एकेडमी के सेशंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। नेहा जी, पर वो तो 2-3 हफ्ते के बाद है ना बेटा। काजल, माँ वो रिधि की आखिरी इच्छा है, पूरी मेहनत करूँगी, उसे पूरी करने के लिए जितनी मेहनत करूँ कम है। नेहा जी, ये बात ठीक है बेटा, चल अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं और काजल भी केक बेक होने रख कर ऊपर चली जाती है। आपको बता दें कि काजल को बेकिंग का शौक है, इसलिए जब भी मन करता है बेकिंग कर लेती थी। थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजी और विक्की घर का नौकर ने दरवाज़ा खोला। और कौन हो सकता है? हमारे करण बाबू ही। विक्की, जी आप कौन? करण, मैं काजल का दोस्त हूँ। विक्की, अच्छा आइए ना। करण अंदर आता है और विक्की से काजल का कमरा पूछ उस ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो ऊपर उसके कमरे में पहुंचा, दरवाजा हल्का सा बंद था। उसने नॉक किया तो दरवाजा खुले होने के कारण खुल गया। अंदर काजल थी। उसने कुर्ती और लेगिंग पहनी हुई थी, पैरों में पायल पहनी हुई थी और चप्पल उतारी हुई थी। वो कथक डांस कर रही थी। गाना बज रहा था। काजल इतना सुंदर डांस कर रही थी कि करण को पता ही नहीं चला कि कब वो अंदर की ओर आ गया। काजल ने एक टर्न लिया और वो सीधा आ गिरी करण की बाहों में। पहले तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए, पर फिर काजल ने खुद को संभाला और खड़े होकर कहा, आप यहाँ? करण, अरे आपको क्या मैं 40 साल का अंकल दिखाई दे रहा हूँ? अरे तुम्हारा क्लासमेट हूँ। काजल, अच्छा तुम यहाँ, अब ठीक है। करण, हाँ ये सही है, क्या खड़े खड़े ही बात करोगी? काजल, ओ सॉरी। उसने एक चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो ना। करण बैठकर, वो कल मेरा बर्थडे है तो तुम्हें इनवाइट करने आया था। काजल, वो तो आप कॉलेज में भी कर सकते थे। करण, वो हाँ मैं भूल गया था। काजल, ओके। करण, तुम आओगी ना? काजल, हाँ मैं जरूर आऊँगी। करण, यशा दी और आयुष भाई को भी साथ में ला सकती हो। काजल, ओके। फिर काजल घड़ी की ओर देखती है और करण से कहती है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। इतना कहकर वो नीचे चली गई। करण कुछ समय तक काजल का कमरा देखता रहा, पर फिर वो बोर होने लगा तो वो भी नीचे आ गया। काजल किचन में थी और करण दरवाजे का सहारा लिए खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। काजल एक डब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी और डब्बा ऊंचा रखे होने के कारण उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। करण उसे परेशान देख उसकी ओर बढ़ गया और उसे उठाकर ऊपर कर दिया। काजल उसे हैरानी से देखने लगी, पर करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। काजल ने डब्बा उठाया और करण ने उसे नीचे उतार दिया। हवा चलने के कारण एक जिद्दी बालों की लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, तो करण ने बड़ी ही सहजता से उसे उसके कान के पीछे कर दिया। तभी एक आह की आवाज आई। करण का ध्यान टूटा और उसने देखा कि वो दरवाजे का सहारा लिए वहीं खड़ा है और काजल के स्टूल का बैलेंस हिल रहा है। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा और स्टूल को मजबूती से पकड़ लिया। काजल ने पल भर उसे देखा और फिर डब्बा उतार लिया। जी हाँ, जब हमारे करण बाबू ख्याली पुलाव पका रहे थे, तब काजल ने स्टूल लिया और डब्बा उतारने लगी। एकदम से काजल का बैलेंस गया और वो गिरने ही वाली थी कि करण ने उसे थाम लिया और सहारा देकर नीचे उतार दिया। काजल चाय बना रही थी और करण वहीं उसके पास खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र सेल पर पड़े केक पर गई
तो उसने काजल से पूछा, आज किसी का बर्थडे है क्या? नहीं तो, काजल ने कहा। पर जब उसकी नज़र का पीछा करके केक को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, वो मुझे बेकिंग करना पसंद है तो कभी कभी कर लेती हूँ। डांस प्रैक्टिस करने से पहले केक बेक करने रख दिया था। वैसे चाय पीते हो तुम? काजल, हाँ पीता हूँ। काजल ने चाय छानते हुए कहा, परफेक्ट। काजल ने 2 कप में चाय डाली और केक के पीसेस करके एक प्लेट में रखे और फिर वो लेकर दोनों गार्डन में आकर बैठ गए। काजल ने करण को चाय का कप दिया और कहा, पियो। करण ने पीने के बाद केक की एक बाइट लेते हुए कहा, वाओ, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो और केक भी। काजल, थैंक यू। करण ने चाय पी और फिर काजल से विदा लेकर जाने लगा तो काजल ने उसे रोका और एक डब्बी थमाते हुए कहा, ये थोड़ा सा केक है, निशांत अंकल को दे देना, उन्हें बहुत पसंद है। करण, सिर्फ पापा के लिए? काजल, आंटी को डायबिटीज़ है ना, इसलिए उनके लिए नहीं। और हाँ, धीर भाई, रिया और आरोही को दे देना, इतना सारा अंकल अकेले नहीं खाएंगे ना। करण, तुमने हमारे घर में जासूस रखे हैं क्या? काजल, हाँ। करण, कौन? काजल, तुम्हारे पापा, मुस्कुराकर कहा। करण, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर करण वहां से चला गया। उधर आयुष और आरोही के ऑफिस में आयुष बार बार आरोही से बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि आज उन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई और आयुष जानबूझकर 3 बार उसे टकराया भी, पर फिर भी आरोही ने उसे इग्नोर कर दिया। यशा का भी ऑफिस में पहला दिन अच्छा जा रहा था और वो सबसे काफी घुल मिल गई थी। शाम हो चली थी। नेहा जी और कशिश जी भी घर आ गई थीं। उधर शाम तक आयुष का गिल्ट दूर नहीं हुआ तो पार्किंग एरिया में उसने आरोही से कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आरोही, नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई तो आयुष ने उसका रास्ता रोका और कहा, अरे अकेले कैसे जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ। काफी देर तक जब आयुष नहीं माना तो आरोही को बैठना पड़ा। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई तो आरोही ने आयुष की तरफ देखते हुए मन में कहा, इस खड़ूस की खड़ूसियत देखकर इंद्र देवता भी रो पड़े। कल इतना गुस्सा किया और आज ड्रॉप कर रहा है, ऊपर से एक सॉरी नहीं बोला। उधर आयुष ने बहुत ही कम आज तक किसी को सॉरी बोला था। वो तो यही सोच रहा था कि मिस आंधी को सॉरी कैसे बोले। तभी आरोही को किसी का कॉल आया तो उसने बात की और फोन डैशबोर्ड में ही रख दिया। कुछ ही देर में आरोही का घर आ गया। वो उतरने लगी तो आयुष ने उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके कहा, सॉरी। आरोही एक पल के लिए चौंक गई और फिर धीरे से पूछा, किस लिए? आयुष, वो कल तुम पे गुस्सा किया था इसलिए। एक्चुअली उस गाने से कुछ ऐसा जुड़ा है जिसे मैं याद नहीं करना चाहता, इसलिए ना चाहते हुए भी गुस्सा हो गया। आरोही, इट्स ओके। आयुष ने ये सुनते ही उसका हाथ छोड़ दिया और फिर आरोही अपना बैग उठाकर उतर गई। आयुष भी गाड़ी लेकर निकल गया। कुछ दूर जाकर आरोही का फोन बजने लगा तो उसे एहसास हुआ कि आरोही अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी। आयुष ने यू टर्न लिया और वापस गाड़ी आरोही के घर की तरफ मोड़ दी तो वहीं हमारी आरोही को बारिश से बहुत प्यार था तो वो अपना बैग साइड पे रखकर बारिश में भीगने लगी थी। जैसे ही आयुष वहां आया और उसने आरोही को भीगते हुए देखा तो उसे एक अनछुआ एहसास हुआ और वो दुनिया से बेखबर उसे देखने लगा और आरोही तो पहले से ही बेखबर होकर भीग रही थी। जैसे ही आरोही की नज़र आयुष पर पड़ी वो उसकी तरफ आई और आयुष ने उसे देख शीशा नीचे कर दिया। आरोही, तुम अभी तक गए नहीं? और ये कहकर आरोही उस पर कुछ पानी के छींटे डाल दिए। आयुष पीछे की तरफ होते हुए कहता है, छी छी, ये पानी गंदा होता है, दूर रहो मुझसे, तुम भीग क्यों रही हो? आरोही, गलत, बारिश सुंदर होती है, खूबसूरत होती है और उसे महसूस करने के लिए तुम्हें भीगना जरूरी है। आयुष, जब कल बीमार पड़ोगी और दवाई खानी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। आरोही, यहाँ क्या मुझे चिढ़ाने आए हो या अपने साथ साथ मेरी भी बारिश खराब करने आए हो? आयुष उसे फोन पकड़ाते हुए ये देने आया था, अब भीगो बारिश में, जलपरी बन जाओ। आरोही फोन लेते हुए, जाओ यहाँ से,
आयुष चला जाता है और कुछ देर भीगने के बाद आरूही भी अंदर चली जाती है। आयुष अपने घर पहुंचकर गाड़ी पार करके छाता लेकर बाहर आता है। आरूही का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसकी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। पता नहीं आयुष को क्या हुआ, उसने छाता छोड़ दिया और बारिश में भीगने लगा। तो हमारे आयुष जी भीग रहे हैं बारिश में, और तभी वहाँ काजल आ जाती है और आयुष की ओर बढ़ती है और उससे कहती है, भाई आप ही हो ना ये? आयुष हैरानी से, हाँ क्यों? काजल, भाई आप बारिश में भीग रहे हो? आयुष, पता नहीं क्यों काजल, आज बारिश अच्छी लग रही है। काजल, भाई बारिश ना तभी अच्छी लगती है जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है। कौन है वो? आयुष, ऐसा कुछ नहीं है, चल अंदर चल। इतना कहकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जब नेहा जी आयुष को भीगे हुए देखती हैं तो कहती हैं, अरे बेटा गीला कैसे हो गया तू? काजल, वो भाई को कोई अच्छी लग रही थी। नेहा जी, क्या? आयुष, वो माँ बारिश, बारिश की बात कर रही है ये। नेहा जी, अच्छा। फिर उसे एक टॉवल देते हुए, ये ले बेटा, जल्दी से सुखा ले और कपड़े बदल ले वरना बीमार हो जाएगा। काजल, हाँ हाँ भाई सुखा लो बाहर से, कहीं दिल तो बीमार हो ही रहा है, शरीर भी ना हो जाए। आयुष, क्या बोले जा रही है काजू? काजल, मेरा मतलब है कि मैं आपको हर बार बारिश में भीगने को कहती हूँ, मेरी तो सुनते नहीं हो। पानी गंदा होता है, बीमार हो जाओगी और पता नहीं क्या क्या। और आज ऐसा कौन सा प्रवचन सुन लिया बारिश पे? आयुष, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इतना कहकर ही आयुष कट लेता है। काजल भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मल्होत्रा हाउस। करण को रात को याद आता है कि उसने काजल का दिया हुआ केक फ्रिज में रखा था। वो सीधा किचन में जाता है तो क्या देखता है, आरोही, धीर और रिया तीनों ने मिलकर केक सफाचट कर दिया था। धीर, अरे यार ये केक कौन लाया था? इतना टेस्टी केक मैंने आज तक नहीं खाया। आरोही, सच में भाई, केक बॉस अमेजिंग। करण, मैं लाया था। रिया, सच में? कहाँ से? बताओ ना, कल आपका बर्थडे है ना, कल भी वहीं से लाएंगे। करण, सिंघानिया सदन से। तीनों एक साथ? व्हाट? करण, ये काजल ने बनाया था और फिर वो उन्हें सब बता देता है। धीर, काजल इतना अच्छा केक बनाती है? आरूही, ऑब्वियसली, अभी अभी तो टेस्ट किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद तीनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस। करण उठता है और सबसे पहले अपने दादू से आशीर्वाद लेता है और फिर अपने माँ पापा के पैर छूता है। सब उसे विश करते हैं और क्योंकि पार्टी में कोई ज़्यादा गेस्ट नहीं आने वाले थे तो इसलिए करण और रिया मिलकर डेकोरेशन करने वाले थे, इसलिए वो घर पर ही रुक गए थे और संभव भी हेल्प करने के लिए आ गया था। काजल तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। खुराना ट्रेडर्स। सब मीटिंग रूम में आगे का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक अधेड़ उम्र के आदमी कोट पैंट पहने अंदर आते हैं। आरूही उन्हें देख उनकी ओर बढ़ जाती है और कहती है, हाय खुराना अंकल, ये हैं खुराना ट्रेडर्स के मालिक रणविजय खुराना। मिस्टर खुराना। हाय आरूही बेटा, आप यहाँ? आरूही, अंकल कंपनी की तरफ से मैं आई हूँ। मिस्टर खुराना, ओके बेटा, सो हाउस इट गोइंग? आरूही, गुड। मिस्टर खुराना उनसे सारे काम की रिपोर्ट लेते हैं और फिर उन्हें आगे के इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चले गए। मल्होत्रा बिल्डर्स। यशा का केबिन धीर के केबिन के बिल्कुल सामने था। धीर को कुछ काम था तो उसने फोन करके यशा को बुला लिया। यशा दरवाजे पर खड़े होकर, मे आई कम इन सर? धीर, यस। यशा, आपने बुलाया सर? धीर, हाँ, लेकिन उससे पहले ये तुम सर कहना बंद करो यार। यशा, तो और क्या बुलाऊं सर? धीर, मेरे माँ बाप ने मेरा एक नाम रखा है और लोग ना मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, तुम मुझे उसी नाम से बुला सकती हो। यशा, ओके धीर सर। धीर, अरे बाप रे, सर का मैं अचार डालूं? यशा, धीर, हाँ ये सही है। फिर धीर ने उसे आज का शेड्यूल पूछा और फिर मीटिंग रूम रेडी करने को कहा। यशा अपने काम करने चली गई और धीर भी काम में लग गया। मल्होत्रा हाउस। संभव और रिया दोनों ने ही छत पर पार्टी करने को कहा तो करण मान गया। वो सब ऊपर डेकोरेशन कर रहे थे। रिया, संभव, केक ऑर्डर किया? संभव, नहीं यार। रिया, कोई अच्छी शॉप पता है? आइडिया, कल हमने काजल दी के हाथ का केक खाया था, बहुत अच्छा बनाती हैं, तुम्हारे पास उनका नंबर है? संभव, हाँ। रिया, तो दो ना।
संभव रिया को काजल का नंबर देता है। रिया इसे कॉल करती है। उस समय काजल कैंटीन में अदिति के साथ बैठी थी। काजल अननोन नंबर देख सोच में पड़ जाती है, पर फिर रिसीव कर लेती है। रिया, हेलो। काजल, हाय, आप कौन? रिया, मैं करण भाई की बहन रिया। काजल, ओके, हाँ बोलो। रिया, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। काजल, कैसी हेल्प? रिया, वो हमने कल आपके हाथ का केक खाया। इट वॉज अमेजिंग। सो आई वांट की भाई के बर्थडे के लिए केक आप बनाए प्लीज। काजल, पर मैं कैसे? रिया, प्लीज मना मत करना। काजल, ओके, पर मुझे कुछ सामान और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या लिखना है, कौन सा फ्लेवर एंड ऑल। रिया, तो दी आप ना सीधा सुपरमार्केट पहुंच जाना जो आपके घर के पास है, और कॉलेज से चलने से पहले मुझे कॉल कर देना, और फिर वहाँ पे पहले शॉपिंग कर लेंगे, और फिर मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगी केक बनाने में। काजल, परफेक्ट। खुराना ट्रेडर्स। आयुष, आरोही, चेतन और माही चारों ही कैंटीन की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि कॉफ़ी मशीन तो खराब है। माही, यार कॉफ़ी के बिना तो नींद आ जाएगी। चेतन, हम। आरोही, तो हम बाहर जाकर कॉफ़ी पी लेते हैं। आयुष, अरे कब बाहर जाएंगे, कब ऑर्डर करेंगे, कब कॉफ़ी बनेगी और कब हम पियेंगे? वी डोंट हैव डेट मच टाइम। आरोही, अरे नहीं, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ टाइम नहीं लगेगा। आयुष, अच्छा कौन सी ऐसी जगह है? आरोही, बाहर जो ठेला है ना वहाँ। आयुष, ठेले की कॉफ़ी? चेतन, भाई बहुत अच्छी होती है, चलना पी कर आते हैं। माही, यस सर, बहुत अच्छी होती है। आयुष काफ़ी देर बाद मान जाता है और वो लोग ठेले की कॉफ़ी पीने पहुंच जाते हैं। मल्होत्रा हाउस। करण नीचे गया था कुछ काम से, और रिया लाइटिंग का काम कर रही थी और सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ के लाइट्स लगा रही थी। संभव वहीं पास में बलून्स लगा रहा था। रिया पूरी तरह से लाइट्स में उलझी हुई थी। तभी उसका सीढ़ी से पैर फिसला और वो नीचे का ही काम कर रहे संभव पे आ गिरी, और दोनों संभल नहीं पाए और नीचे आ गिरे। कुछ लाइट्स जो लगी हुई थीं वो भी इन दोनों के ऊपर आ गिरी। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में खो गए, और इन दोनों की तंद्रा टूटी रिया के फ़ोन की रिंगटोन से, जो कुछ यूं थी, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। दोनों का ध्यान टूटा तो रिया ने उठने की कोशिश की, पर लाइट्स के कारण वो वापस उस पे आ गिरी। संभव ने उसे रुकने को कहा और खुद आहिस्ता से उसे उस लाइट्स के झुंड से बाहर निकाला। रिया खड़ी हुई और फिर उसने देखा तो कॉल काजल का था। वो सुपरमार्केट के लिए निकल गई। संभव और करण ने मिलकर सारी डेकोरेशन कर ली थी। काजल और रिया ने भी मिलकर केक बना लिया था। रिया अपने घर आ गई थी। सब शाम की पार्टी के लिए रेडी होने लगे। काजल, आयुष और यशा भी वहां पहुंच गए थे। सबने करण को विश किया और फिर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी वहां एक करण का हमउम्र लड़का आता है, जिसे देख जहां करण और इसके फैमिली मेंबर्स खुश थे, तो वहीं काजल और आयुष के चेहरे का उसे देखकर रंग उड़ गया। आज करण का बर्थडे है और उसके घर में रूफटॉप पार्टी चल रही है। काजल, यशा और आयुष भी पहुंच गए हैं। तभी सामने दरवाजे से एक धीर की उम्र का लड़का अंदर आता है। करण उसे देखकर दौड़कर उसे हक करता है और पूछता है, मिल गया टाइम सामर्थ भाई? वो लड़का हंसकर कहता है, सॉरी यार एंड हैप्पी बर्थडे। धीर भी उसे हक करता है और सब बातों में लग जाते हैं। तो वहीं उसे देख काजल आयुष को खींचकर एक कोने में ले जाती है। काजल, भाई आपको पता था ये यहाँ आने वाला है? आयुष, हाँ चीफ ने इन्फॉर्मेशन तो दी थी। काजल, तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आयुष उसे घूर कर देखता है और कहता है, काजू। काजल, पर भाई अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? आयुष, नहीं पहचानेगा, तूने रिधि से पूछा था ना, उसने हमारे बारे में कभी उसे नहीं बताया है। उसे मतलब था प्रॉपर्टी से, और उससे रिलेशन सिर्फ रिधिमा के चाचू चाची का था। सो डोंट वरी। काजल, ओके। आयुष, चल अब तू पार्टी में जा, मैं चीफ से बात कर लेता हूँ। काजल ओके कहकर पार्टी में आ जाती है और आयुष ब्लूटूथ ईयरफोन्स अटैच करके किसी से बात करने लगता है। आयुष, ऑफिसर ब्लैक रिपोर्टिंग सर। दूसरी ओर से आवाज आती है, व्हाट्स द अपडेट ब्लैक? आयुष,
सर, गुरु खत्री यहाँ आ चुका है। दूसरी ओर से आवाज आती है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज वो इंडिया में 2 से 3 महीनों के लिए है। एंड मेक श्योर यू वॉच ऑल हिज मूव्स। एंड हमें उससे 2 कदम आगे रहना होगा। ब्लैक। आयुष, यस सर। और आयुष फोन रख देता है और वो बाहर काजल के पास आ जाता है, जो कि बार काउंटर के पास बैठकर सामर्थ को घूर रही थी। आयुष उसके पास बैठकर कहता है, काजू उसे ऐसे मत घूर, शक हो जाएगा। एक्ट नॉर्मल। काजल थोड़ा गुस्से से, कैसे एक्ट नॉर्मल? हाँ भाई कैसे? उसने मेरी जान को मारा था। रिद्धि मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये आप भी जानते हैं ना भाई। आयुष, काजू हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। वी हैव टू वर्क स्मार्ट। काजल उसकी बात में हामी भरती है और दोनों करण की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि सामर्थ्य के पास ही खड़ा था। करण उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, भाई ये काजल है, मेरी क्लासमेट। और ये है आयुष भाई, काजल के भाई। और काजल भाई, ये है सामर्थ्य गुप्ता, मेरी बुआ के बेटे। सामर्थ्य काजल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय। तो काजल उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते। आयुष उसके हाथ से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय। कुछ देर बातें करने के बाद सामर्थ्य को एक कॉल आ जाती है, तो वो चला जाता है। आयुष धीर के पास चला जाता है और काजल अदिति के पास, जो कि सार्थक से बातें कर रही थी। काजल को देख दोनों ही झेप गए और सार्थक फोन का बहाना बनाकर निकल लिया। काजल अदिति को छेड़ते हुए कहती है, क्या चल रहा है? अदिति, क्या क्या चल रहा है? काजल सार्थक की ओर देख, क्या चल रहा है? अदिति, कुछ भी तो नहीं, तू बता ना। अदिति बात पलट देती है और काजल को बातों में लगा लेती है। तो वहीं करण छत की रेलिंग से कोहनी का सहारा लगाए खड़ा था और काजल को प्यार से देख रहा था और उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। वहां से गुजर रहे रिया और धीर की नज़र उस पे गई, तो रिया ने जब उसकी नज़र का पीछा कर काजल को देखा तो रिया को मस्ती सूझी। उसने धीर को कोहनी मारकर काजल दिखाई और फिर करण की ओर जाने का इशारा किया। धीर भी समझ गया और दोनों करण की ओर बढ़ गए। दोनों उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। रिया ने धीर की ओर देखते हुए कहा, भाई अभी आपकी शादी तो नहीं हुई, पर यहाँ किसी और की शादी की तैयारी हो रही है। इस बात से करण का ध्यान टूटा और वो झेप गया। फिर उसने रिया की ओर देखते हुए कहा, क्या मतलब? धीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, यही कि यू लाइक काजल। अब तो करण पूरी तरह झेप गया था, पर उसने बात संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। धीर, अच्छा जी। रिया, हाँ तो ठीक ही है ना भाई, वैसे भी उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ही। इस बात पे तो करण के हाथ से गिलास ही नीचे गिर गया और तीनों पीछे की ओर हो गए। फिर धीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो बॉयफ्रेंड की बात पे इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? रिया, हाँ क्यों क्यों? करण, वो मुझे चाची बुला रही हैं, मैं अभी आया। धीर उसे रोकते हुए कहता है, कोई नहीं बुला रहा है बेटा। रिया उसके गाल खींचती है और कहती है, भाई इनके गाल तो देखो, कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। करण फिर आया चाची कहकर भाग लेता है और धीर और रिया खुलकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही केक कटिंग होती है और फिर सब डांस करने लगते हैं, पर काजल डांस नहीं करती है और एक साइड में खड़ी होकर बस सामर्थ्य को ना घूरने की नाकाम कोशिश कर रही होती है कि तभी करण उसके पास आ खड़ा हो जाता है। काजल उसे हैरानी से देखती है तो वो कहता है, तुम डांस क्यों नहीं कर रही? काजल, बस ऐसे ही, मन नहीं है, तुम करो ना। करण, ऐसे कैसे? सब डांस कर रहे हैं, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। काजल, ये कैसी जिद है? करण, ये मेरी जिद है। काजल कुछ कहती उससे पहले ही आलिया वहां आ जाती है। आलिया करण से चिपकने लगती है और काजल को फुल इग्नोर करती है, पर करण बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आलिया, हैप्पी बर्थडे करण। करण बनावटी मुस्कान के साथ, थैंक्स। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना डांस करते हैं। करण, मेरा मन नहीं है। आलिया, ऐसे कैसे मन नहीं है, चलो ना। आलिया उसे जबरदस्ती साथ जाने की जिद करने लगती है। अब ये सब काजल के लिए ओवर हो रहा था। उसने झटके से आलिया का हाथ करण की कलाई से हटाया और फिर उसे थोड़ा दूर धकेल कर कहा, अगर उसे नहीं आना है
तो जिद क्यों कर रही हो? जाओ ना यार, अकेले छोड़ दो। और अगर जबरदस्ती करनी है तो उधर जाकर करो, मुझसे दूर जाओ। करण का तो मुंह खुला रह गया। वो बस हैरानी से काजल को देख रहा था। आलिया मुंह बनाकर वहां से चली गई, पर अंदर से तो जल भुन रही थी। जब काजल ने करण का एक्सप्रेशन देखा तो वो थोड़ा झेंप गई और कहा, वो मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं है और ऐसे ही ऊपर चढ़ती रहती है, इसलिए। इतना कहकर वो दूर खड़ी अदिति के पास आ गई और अदिति इस बार भी सार्थक से बातें कर रही थी, पर इस पर सार्थक नहीं। अदिति वहां से चली गई और काजल सार्थक से बातें करने लगी। तो वहीं करण तो हैरान था काजल का ये रूप देखकर कि काजल को गुस्सा भी आता है। कुछ देर बाद सब लोग घर आ गए और जाने से पहले करण ने काजल के साथ कुछ फोटोज क्लिक करवा ली। वो अपने रूम में बैठकर फोटोज को देख रहा था। तभी रिया उसके कमरे में आई और धीरे से उसके हाथ से फोन ले लिया। अचानक होने की वजह से करण चौंक गया और फिर उठकर रिया के पीछे भागने लगा। रिया ने आगे भागते हुए कहा, भाई ऐसा क्या देख रहे थे जो फोन के लिए इतने एक्साइटेड हो? करण उसके पीछे पीछे भाग रहा था। करण रिया के पीछे भाग रहा था और वो फोन ले आगे भाग रही थी। तभी वहां निशांत जी आ गए और रिया उनसे टकरा गई। फोन नीचे गिर गया। निशांत जी फोन उठाने के लिए झुके तो करण भगवान से प्रार्थना करने लगा, आज बचा लो भगवान। तभी निशांत जी का फोन बज उठा तो वो बाहर आ गए। करण ने आगे बढ़ अपना फोन उठा लिया और रिया के सर पे एक चपत मारू से अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो भी सो गया। काजल का घर। काजल अपने कमरे में बैठी एक छोटी सी पुरानी खिलौने की गुड़िया को निहार रही थी। उसने उसे देखते हुए खुद से कहा, कैसे माफ कर दूं उसे रिधि, कैसे? उसने तुझे मुझसे छीना है। और तू रिधि, तूने वादा किया था ना कि कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तो क्यों गई छोड़कर? हाँ क्यों गई? उस सामर्थ्य की जान लेकर ही दम लेगी तेरी मीठी। काजल की आवाज में थोड़ा दर्द था और आंखों में नमी। उस गुड़िया को निहारते हुए वो नींद के आगोश में आ गई। सुबह का समय। सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर जा चुके थे। खुराना ट्रेडर्स। आयुष अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। आरूही भी पास में ही थी। अब उन दोनों की लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो गई थीं। आयुष को एक फ़ोन कॉल आया तो वो बात करने के लिए बाहर अपनी कार में आकर बैठ गया। आरूही को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने अपने आप को काम में उलझा लिया। एक पुरानी फैक्ट्री। वो जगह जगह बड़े बड़े डब्बों से भरी हुई थी। सामर्थ्य कुछ लड़कों के सामने खड़ा था। एक लड़के ने कहा, भाई पैकिंग हो गई है। सामर्थ्य, आज शाम तक सारा माल इसकी सही जगह पहुंच जाना चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, आप फिक्र मत करो भाई, गुरु भाई कहें और हम ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामर्थ्य उन लड़कों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से बाहर आ गया। आयुष गाड़ी में बैठा किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, यस बाज, कोई अपडेट? बाज, सर, गुरु खत्री ड्रग्स स्मगल करने वाला है। एक फैक्ट्री में है सारा माल। आयुष, लोकेशन सेंड करो। बाज, ओके सर। आयुष के फ़ोन रखते ही एक टेक्स्ट मैसेज आता है। आयुष मिस्टर खुराना को कॉल कर हाफ डे लीव ले लेता है। फिर वो उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। कॉलेज में फेस्ट की तैयारियां चल रही थीं। सब लोगों को पार्टिसिपेट करने की परमिशन थी। काजल को ही पहले एज द हेड अपॉइंट किया गया था, पर सामर्थ्य की टेंशन की वजह से उसने मना कर दिया। काजल, करण, अदिति और संभव सब लोग कैंटीन में बैठे थे। काजल काफ़ी चुपचाप बैठी थी तो अदिति ने बात शुरू करते हुए कहा, काजल, तूने हेड बनने के लिए मना क्यों किया? काजल, बस मूड नहीं था। संभव, मैं तो डांस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो क्या? अदिति, मैं तो ऑडियंस हूँ। करण, सिंगिंग। अदिति, काजल तू भी करना, सिंगिंग में या डांसिंग में, तू तो दोनों में बेस्ट है। करण, हाँ डांस में तो बेस्ट हो ही। अदिति चौंक कर, तुमने कब देखा इसका डांस? करण बात पलटते हुए, अरे कुछ नहीं ऐसे ही। काजल से, तुम सिंगिंग भी करती हो? काजल से पहले ही अदिति ने कहा, अरे करती है, इसकी आवाज़ सुन तो कोयल भी शर्मा जाए। काजल उसे चुप कराते हुए, चुप कर, इतना भी अच्छा नहीं गाती हूँ। संभव, गाकर दिखाओ तो हम जज करेंगे। काजल, अरे इतने लोगों के सामने। अदिति, तो क्या हुआ, उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। उनके लाख बोलने पर काजल मान गई और गाने लगी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में
सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबदा। करण ने भी साथ में गाना शुरू कर दिया। काजल आंखें बंद करके गा रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वो चौंक गई। उसके आसपास भीड़ जमा थी, क्योंकि वो इतना सुंदर गा रही थी कि आसपास की टेबल वाले लोग वहां आकर बैठ गए। कुछ ने तो वीडियो भी बना ली थी। सबने तालियां बजाईं और उसकी तारीफ करने के बाद सब अपनी अपनी जगह वापस चले गए। करण ने फिर काजल से कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो यार, पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। संभव ने कहा, मैं तो कहता हूँ दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर लो। काजल ने मना किया, पर उनके लाख बोलने के बाद वो मान गई। वही फैक्ट्री। आयुष ने गाड़ी बाहर पार्क की और बाहर तैनात दो बाउंसरों को चालाकी से अधमरा कर गिरा दिया। फिर वो अंदर आया। एक लड़का सो रहा था, दूसरा फोन पे बात कर रहा था, तीसरा खाना लेने गया था और चौथा वॉशरूम गया था। आयुष ने बड़ी ही चालाकी से और चुपके से सभी बॉक्सेस पर कैरोसिन डाला और फिर लाइटर से आग लगाकर वहां से निकल गया। उसने पहले ही अपना चेहरा एक मास्क से ढक लिया था। जब उन लोगों का ध्यान गया, वो चौंक गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर माल तो जल चुका था। आयुष बाहर आया और जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ गया। थोड़ा थका होने के कारण वो अपने कमरे में सो गया। जब वो खाना खाकर वापस ऊपर आया, तो उसे आरूही का कॉल आया। आयुष ने फोन उठाया और कहा, हेलो आरूही, तुम ठीक हो? आयुष हैरानी से, क्या तुम ठीक हो? इतनी रात को तुमने मुझे ये पूछने के लिए कॉल किया है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आरूही ने जल्दी से सॉरी कहा और फोन रख दिया। उसकी इस हरकत पर आयुष को हैरानी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। उसने फोन साइड पे रखा और सोने चला गया। तो वहीं आरूही को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि अगर आयुष ऑफिस से बिना बताए चला गया तो उसे फिक्र क्यों हुई। बस यही सोचते हुए वो भी नींद के आगोश में आ गई। अगली सुबह फैक्ट्री। सामर्थ बहुत ही गुस्से में उन सबको घूर रहा था और चिल्लाकर बोला, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम बेवकूफ़ों का, ऐसे कैसे कोई सारा माल जलाकर निकल गया? एक लड़का सामने आकर कहता है, भाई पता नहीं चला कब आया कब गया। सामर्थ ने गुस्से में उसे गोली मार दी और फिर बाकी के लड़कों से कहा, लड़कियों का क्या हुआ? एक लड़के ने डरते हुए कहा, भाई एक कम है। सामर्थ ने उसे गुस्से में घूरा और कहा, तो कहीं से भी लाओ एक लड़की। उस लड़के ने हामी भरी और तीनों के साथ बाहर निकल गया। करण का घर। रिया तैयार होकर नीचे आई और करण से कहा, भाई मुझे चिल्ड्रंस पार्क ड्रॉप कर दो। करण, कॉलेज नहीं जाना? रिया, भाई वो आज कॉलेज में लेक्चर फ्री है और मुझे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक फ्रेंड से मिलना है, वहीं मिल लूंगी। करण, ओके। करण ने रिया को पार्क ड्रॉप कर कॉलेज के लिए निकल गया। रिया अपनी दोस्त से मिलती उससे पहले ही किसी ने उसका मुंह रूमाल से बंद किया और उसे एक गाड़ी में डालकर ले गया। रिया को एक गाड़ी में धकेला गया और वो बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो एक कंटेनर में थी और उसके पास कई लड़कियां थीं। सबकी सब डरी और घबराई हुई थीं। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अच्छा हुआ लड़की मिल गई, वरना गुरु भाई पता नहीं हमारा क्या हाल करते। दूसरा कहता है, सही कह रहा है यार, बस आज शाम एक बार इनकी नीलामी हो जाए तो अपना काम खत्म। ये सुन जैसे रिया की जान ही निकल गई। ना तो उसकी आंखों से आंसू निकले और ना ही मुंह से आवाज। वो बस बुत बनी वहां बैठी थी। आयुष का ऑफिस। आयुष अपने केबिन में काम कर रहा था कि तभी उसे एक कॉल आया। उसने इधर उधर देखते हुए कॉल पिक किया और कहा, एनी अपडेट बाज? उधर से एक घबराई हुई आवाज आई, सर, गुरु खत्री इज बी हैव डूइंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसने 10 लड़कियों को किडनैप किया है और आज रात तक उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। टू हरी अप सर। आयुष, ओके, पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाज, सर उनमें से एक मेरी बहन है। ये सुनते ही आयुष बाहर की ओर भागा तो उसने देखा कि आरूही माही के पास खड़ी थी और उससे हंसते हुए बातें कर रही थी। उसे देख आयुष को राहत मिली। फिर उसने कहा, रिया? तो बाज ने कहा, हाँ। आयुष, देखो बाज, हम रॉ के ऑफिसर्स हैं और हमें अपनी ड्यूटी को आगे रखना होगा। प्लीज अपने जज्बातों पे काबू रखो। मैं अभी पहुंचता हूँ, लोकेशन सेंड करो। बाज, ओके सर।
आयुष लोकेशन मिलते ही निकलने को होता है कि उसे कल रात की बात याद आती है और वो आरूही के केबिन की ओर बढ़ जाता है। आरूही ने तो उसे देखते ही नजरें झुका लीं, क्योंकि उसे तो कहीं ना कहीं आयुष से कल रात के कारण शर्म आ रही थी। आयुष ने उससे कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। आरूही ने हैरान होकर उसे देखा और फिर बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, कल रात तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, इसलिए बताकर जा रहा हूँ। इस बात पर आरूही मुस्कुरा देती है और फिर आयुष चला जाता है। आयुष काजल को भी कॉल करके बुला लेता है। वो जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, कोई आयुष के कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़ के देखता है तो वहां धीर खड़ा था। काजल उसे देखकर चौंक जाती है और आयुष को हैरानी से देखती है। आयुष उसकी अनकही बात को समझ जाता है और कहता है, धीर भी रॉ में काम करता है। काजल का तो मुंह खुला रह गया और वो कभी आयुष को देखती तो कभी धीर को। आयुष ने कहा, अब अंदर चलें। तो काजल ने खुद को नॉर्मल किया और फिर वो सब अंदर की ओर जाने लगे। वहाँ 6 गुंडे थे और 2 महिला बाउंसर्स थी। आयुष ने एक के मुंह पर 2 मुक्के मारे और वो नीचे जा गिरा। दूसरे को उसने पेट पे एक लात मारी और वो भी दूर जा गिरा। धीर ने भी एक को मुंह पे 2 घूंसे मारे और फिर पेट पे एक मारकर नीचे गिरा दिया। दूसरे को 4-5 मुक्के मारकर गिरा दिया और तीसरे का भी वही हश्र हुआ। एक ने चाकू निकाल लिया और आयुष की तरफ बढ़कर उसकी बाजू पे चाकू से वार किया और वहां से खून आने लगा। पर आयुष ने भी फाटक से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे वो दर्द से कराहता हुआ नीचे जा गिरा। तो वहीं काजल ने भी एक लेडी के गन ले उस पे उसके साथ वार किया तो वो बेहोशी हो गई और दूसरी उसके मुक्कों की वजह से। फिर उसने कंटेनर का दरवाज़ा खोला और सब लड़कियों को बाहर बुला लिया। उन तीनों ने अपने चेहरे ढक लिए थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। पर रिया को वहां देख काजल ने अपना नकाब निकाल दिया और रिया की ओर बढ़ उसे गले लगा लिया। काजल इस दर्द से वाकिफ थी। उसने रिया का सिर बड़े ही प्यार से सहलाना शुरू कर दिया और रिया भी उसके गले लग रोने लगी। तो वहीं एस डिसाइडेड धीर 5 लड़कियों को अपनी गाड़ी में ले गया और 4 लड़कियों को आयुष अपनी गाड़ी से सही सलामत छोड़ने गया। उसने काजल को रिया के पास रहने के लिए बोला और फिर घर छोड़ने को भी कह दिया। कुछ देर बाद काजल रिया को ले गई। बीच में एक लेक के पास रिया ने काजल को गाड़ी रोकने को कहा तो उसने रोक दी। रिया उतरी और लेक के किनारे अपना मुंह हथेलियों में छुपाए बैठ गई। काजल उसके पास आई और उसके कंधे पे हाथ रख दिया तो रिया उससे लिपट गई और सिसकते हुए कहा, थैंक यू दी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं दी, अब से मैं ना तो बाहर जाऊंगी, बस कॉलेज से घर और वहां से भी किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। ये सुन काजल ने रिया को खुद से अलग किया और कहा, रिया अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो अगर तुम्हें उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट ऐसे खुद का अस्तित्व मिटाकर उन्हें बढ़ावा तो मत दो। अगर तुम ऐसे डर जाओगी तो लाइफ कैसे जियोगी? एक ही लाइफ मिलती है रिया, उसे खुलकर जियो, डर कर नहीं। ओके। रिया को अब अच्छा लग रहा था और उसने हाँ में सर हिला दिया और कहा, दी प्लीज घर पे मत बताना ये सब। अगर कोई पूछे तो कह देना कि आप मुझे चिल्ड्रंस पार्क में मिले और मैंने ड्रॉप करने को कह दिया। काजल, ठीक है नहीं बताऊंगी, अब मुंह धो और घर चलो। रिया ने मुंह धोया और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। काजल ने उसे छोड़ा और जैसे ही जाने लगी सरिता जी बाहर आईं और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटा, थोड़ा टाइम अंदर आ जाओ। ये तुम्हारी इतनी बातें करते हैं ना कि हमें तो बिना मिले ही तुम अपनी सी लगने लगी हो, थोड़ा टाइम रुक जाओ। रिया ने करण के पास जाकर उसे छेड़ते हुए कहा, भाई आपके तो मजे हैं, आपको तो माँ और पापा दोनों आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, नो टेंशन। करण ने उसे चुप करा दिया पर खुद मन ही मन मुस्कुराने लगा। बहुत कहने पर काजल मान गई और अंदर आकर वो सब डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गए। तो सरिता जी ने काजल से कहा, बेटा तुम्हें खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? काजल ने खोए से अंदाज में कहा, कड़ी चावल। वो रिधि का और मेरा दोनों का ही फेवरेट था। रिया को एक्साइटमेंट हुई जानने की तो उसने पूछा, रिधि कौन है दी? काजल ने वैसे ही खोए हुए अंदाज में कहा, रिधि मेरी जान थी, पता है आंटी,
हम बचपन से साथ बड़े हुए थे, साथ खेले, साथ में ही पढ़े और इवन हम साथ में ही खाना खाते थे। वो हमारे पड़ोस में रहती थी। उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बर्थ के थोड़े ही दिन बाद, और उसके पापा रात को ही घर आते थे। आंटी वो कहती थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर बीच रास्ते में छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। ये कहते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में नमी आ गई, जिसने करण के चेहरे पर भी जगह बना ली। रिया ने बात बदलते हुए कहा, वाट ए कोइंसिडेंस, आज माँ ने कड़ी चावल ही बनाए हैं। सरिता जी ने भी हामी भरी और कहा, हाँ बेटा खाकर जाना। काजल ने मुस्कुराकर हाँ कहा। सरिता जी खाना लगाने चली गईं और रिया चेंज करने चली गई। अब वहाँ सिर्फ करण और काजल थे। करण की नज़र जैसे ही काजल के हाथ पे लगी चोट पे गई, वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। वो काजल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे दवाई लगाते हुए पूछा, ये चोट कैसे लगी? काजल ने कहा, वो गिर गई थी। करण ने अपना सिर हिला दिया और फिर दवाई लगाने लगा। तभी वहाँ आलिया आ गई और उसे देख करण ने गुस्से में काजल के हाथ पे थोड़ी ज़्यादा दवाई लगा दी, जिससे उसकी आह निकल गई। जब करण का ध्यान गया, उसने उसे सॉरी कहा और फिर आराम से दवाई लगाने लगा। आयुष का ऑफिस। आयुष ने उन सब लड़कियों को घर छोड़ा और फिर ऑफिस आ गया। वो अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी वहाँ आरूही आ गई। उसने कुछ देखा तो वो चौंक गई और जल्दी से आयुष के शर्ट के स्लीव्स ऊपर करने लगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।